तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन यानी प्रतिफल कानून के अंतर्गत आते हुए। ठीक है, तो कानून के अकॉर्डिंग प्रतिफल क्या बनता है? प्रतिफल क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रही हैं तो उसके बदले में कोई चीज़ पैसे देंगे आप। मान लो आप किसी से स्कूटर खरीद रहे हैं तो उसके बदले में क्या दोगे? पैसे दोगे उसको, तो वो होती है कंसीडरेशन। देखिए, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज़ कीजिए मैंने स्कूटर खरीदा, उस सामने वाले ने बेचा। सबसे पहले मैंने प्रपोजल दिया उसको, स्कूटर बेच दो, उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया एज अ फ्री कंसेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट पर लॉ जो है चार्ज हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल एलिमेंट है कि जो एक प्रॉपर जो कंसीडरेशन है, प्रतिफल है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंसीडरेशन नहीं आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। ठीक है, तो एक वाइटल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ेंगे कि कानून के अंतर्गत आते हुए कंसीडरेशन कौन कौन से हैं, उसका उद्देश्य क्या क्या है, ऑब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है, लॉफुल कंसीडरेशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए consideration and object and introduction. Another important element of a valid contract is lawful consideration or object. Bearing a few exception, a contract without consideration or object is termed as a gamble or game of chance. देखिए, अगर आप एक्सेप्शन की बात करते हैं तो बिना कंडीशन के, अगर कंसिडरेशन नहीं, सॉरी, बिना कंसिडरेशन के कोई भी या ऑब्जेक्ट के उस चीज़ को हम मानेंगे गैम्बल या गेम ऑफ चांस। ठीक है, एंड इज़ वॉइड, और वो क्या है? वॉइड होता है। गेम ऑफ चांस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो वॉइड होता है। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द सेम थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट तो क्या रिप्रेजेंट करती है? सेम थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी एंड वट इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर वन पार्टी इज द कंसिडरेशन। देखो, दो पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और एक पार्टी का जो ऑब्जेक्ट होगा, उद्देश्य है, वो दूसरे का क्या? एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर वन पार्टी इज़ द कंसिडरेशन। और एक पार्टी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंसिडरेशन होगा। सपोज कीजिए मैंने स्कूटर खरीदा, मेरा ऑब्जेक्ट होगा कि मैंने अपना स्कूटर ले लिया, और सामने वाले का ऑब्जेक्ट क्या होगा कि उसने पैसे लेने हैं 50,000 रुपये। तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या हुई? प्रतिफल, कि 50,000 के बदले में स्कूटर मिला। उसके लिए कंसीडरेशन क्या हुई? कि स्कूटर के बदले में 50,000 रुपये मिले। ठीक है, तो ये हो गया कंसीडरेशन। ऑब्जेक्ट, दोनों की पार्टीज़ का ऑब्जेक्ट क्या होगा? कंसीडरेशन फॉर द अदर। फॉर एग्जाम्पल, A makes a contract to sell his watch to B for ₹1,000. Here selling the watch is A's object and B's consideration. देखो, वो बेच रहा है तो ए का ऑब्जेक्ट बेचना हो गया, और बी का कंसिडरेशन, भाई उसको पैसे दे के क्या मिलेगा? वॉच मिलेगी। लाइकवाइज द पेमेंट ऑफ 1,000 इज द कंसिडरेशन फॉर ए। एक को 1,000 रुपये मिलेंगे तो उसके लिए कंसिडरेशन है, और उसको वॉच मिलेगी तो उसके लिए वो ऑब्जेक्ट है बी के लिए। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन इन एवरीडे लैंग्वेज, कंसिडरेशन इज समथिंग फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को लेना या देना क्या कहलाता है? कंसिडरेशन कहलाता है। अगर देखिए, हम कुछ भी लेते हैं, हम दुकान से सामान लेते हैं, सामान मिल गया, उसके बदले में क्या दिया? पैसे। ठीक है, हमने टीवी लेना है, टीवी ले लिया, उसके बदले में क्या दिया? पैसे। हमारे पास आ गया टीवी और उसके पास चला गए पैसे, ये कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एज पर डेफिनेशन इन सेक्शन 2D, कंसिडरेशन हैज़ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स। कंसिडरेशन मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ द प्रोमिजर्स डिज़ायर। देखो, एक प्रोमिजर होता है, एक प्रोमिजी होता है। तो प्रोमिजर के डिज़ायर के अकॉर्डिंग क्या है? कंसिडरेशन निकलता है। सपोज कीजिए मैंने सामने वाले को ये प्रपोजल दिया कि आपका स्कूटर दे दो, ठीक है, और मैं आपको 50,000 रुपये दे दूँगा। तो मेरी डिज़ायर क्रिएट हुई, तभी कंसिडरेशन क्रिएट हुआ है।
तो वो कंसिडरेशन क्या हो गया, स्कूटर हो गया मेरे लिए, सामने वाले के लिए पैसे हो गए, ठीक है। आगे है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। जो कंसिडरेशन है वो मूव करेगा फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिजी से या किसी अदर पर्सन से। इन दिस नेसेसिटी द कंसिडरेशन इज फ्रॉम द प्रोमिजी, इट मे कम फ्रॉम एनी अदर पर्सन। देखो प्रोमिजी तो सिर्फ कंसिडरेशन शुरू होगा और किसी पर्सन पे आ सकता है। इन दिस कनेक्शन द लॉ रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन विच स्टिपुलेट्स दैट इवन इफ द कंसिडरेशन इज नॉट फ्रॉम द प्रोमिजी मस्ट बी अ पार्टी ऑफ द कंसिडरेशन। चाहे कंसिडरेशन प्रोमिजी से नहीं आ रही लेकिन फिर भी वो प्रोमिजी जो है कंसिडरेशन की पार्टी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एज लॉन्ग एज देयर इज अ कंसिडरेशन फ्रॉम अ promise it is immaterial who has furnished it, but a stranger to a consideration will be able to sue only if he is a party to the contract। देखो ये जरूरी नहीं है कि प्रोमिसी ही उस कंसिडरेशन को अराइज करे। अगर एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो अगर पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसे भी वो जो भी प्रॉमिस है कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल है, इन द केस ऑफ चेन्नैया वर्सेस रामैया, a father left his entire property to his daughter under the condition that she will pay a certain amount of money annually to her uncle। सारी भाई अपनी डॉटर को उसने सारी अपनी प्रॉपर्टी दे दी कि भाई एक सर्टेन अमाउंट आपको अपने अंकल को पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपके फादर्स के यंगर ब्रदर हैं। डॉटर प्रॉमिस टू पे द एग्रीड अमाउंट एनुअली। डॉटर कहते ठीक है भाई आप मेरे को दे जाओ प्रॉपर्टी और मैं एनुअली इतने इतने पैसे आप चाचा को देती रहूँगी, बट stop doing it after time on plea that no consideration moved from her uncle to herself, but the plea was rejected by the court। लेकिन उसने बंद कर दिया ऐसा, ठीक है, और वो कंसिडरेशन मूव नहीं हुई अंकल तक, मतलब उसने नहीं पे करती थी वो अंकल को पैसे, लेकिन जो ये प्ली है ना कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। इट वॉज हेल्ड दैट एन इनडायरेक्ट कंसिडरेशन हैड मूव फ्रॉम हर अंकल। ये हेल्ड हुआ कि एक इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मूव हो रही थी फ्रॉम हर अंकल। द लास्ट स्टिपुलेट्स दैट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू बट अ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट। देखो ये लास्ट स्टिपुलेट करता है कि कंसिडरेशन के लिए जो स्ट्रेंजर है वो स्यू कर सकता है, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्ट्रेंजर होगा वो स्यू नहीं कर सकता, ठीक है। भाई कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर कौन हो गया, ऐसे अंकल कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर हो गए, वो स्यू कर सकते हैं, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो स्यू नहीं कर सकते। कंसिडरेशन में बी ए प्रॉमिस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन जो है एक ये प्रॉमिस हो सकता है कि कुछ काम करना है या फिर उस काम को नहीं करना है, एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, उस काम को नहीं करना है। It can be for a negative or positive act. It is positive act the promisee does something at the express wish of the promiser, whereas a negative act the promisee absent from postpone doing something at the wish of the promiser। For example, देखो ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव एक्ट दोनों हो सकता है। अगर प्रोमिजी प्रोमिजर के अकॉर्डिंग काम करता है तो वो पॉजिटिव हो गया एक्ट, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं काम करता तो वो नेगेटिव हो गया एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, A makes a contract to sell his house for 10 lakh to B। In this case, rupees 10 lakh is a positive consideration for A। On the other hand, if A has given a loan of 10 lakh to B to be paid back by a certain date and is thinking of filing a suit because he has not received repayment and is approved by B with a request not to file the suit and accept 1 lakh as interest for 1 year, after which he will repay the loan, he will be negative act which is consideration for A for not filing the suit। अब देखो A ने B को घर बेचना था, 10 लाख का घर है, बी ने 10 लाख रुपए पे करने थे, ए ने घर दे दिया, बी ने लेकिन पैसे नहीं पे करे तो उसके ऊपर लोन हो गया। अब वो कहता है कि जी तेरे ऊपर केस करूँगा, लेकिन बी बोलता है कि नहीं तू ना 1 लाख रुपए एज 1 साल बाद ले लियो मेरे से एज अ इंटरेस्ट के रूप में। तो जो 1 लाख रुपए है वो क्या है, नेगेटिव एक्ट है, विच इज़ अ कंसिडरेशन फॉर ए नॉट फॉर फाइलिंग द सूट, जिसके जो ए के लिए कंसिडरेशन है कि सूट फाइल नहीं करना।
तो 10 लाख रुपए तो नहीं देने हैं, वो एक अलग कंसिडरेशन है। जो 1 लाख रुपए 1 साल बाद इंटरेस्ट के रूप में देने हैं, वो किस चीज़ का कंसिडरेशन है? वो सूट जो है उसके ऊपर केस ना करने का कंसिडरेशन है, ना कि घर का है। घर का कंसिडरेशन नहीं है, घर का कंसिडरेशन सिर्फ 10 लाख रुपए है, और जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो केस ना करने के लिए, ठीक है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, whereas the English law doesn't recognize the past consideration. These are briefly discussed in what follows. देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों होता है, लेकिन जो इंग्लिश लॉ होता है ना, उसके अंदर पास्ट कंसिडरेशन नहीं होता। अब पढ़ते हैं पास्ट कंसिडरेशन के बारे में। When a consideration by a party for a present promise was given in the past, जब एक कंसिडरेशन अभी जो प्रॉमिस किया है प्रेजेंट में, उसके लिए कंसिडरेशन पहले ही पे कर दी उसने पुराने टाइम में, पास्ट में, बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस की डेट से पहले ही पेमेंट कर दी, इट इज सेट टू द पास्ट कंसिडरेशन। इट इम्प्लाइज कंसिडरेशन फॉर हैविंग डन और हैविंग एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए रेंडर a service to B, the latter wants, after a week B promised to pay 1000 to A for the service. It is a past consideration and is entitled to promised amount. अब देखो, A ने B को एक सर्विस प्रोवाइड करी और B ने 1 महीने बाद बोला कि मैं इस सर्विस के लिए तेरे को 1000 रुपये दूंगा। तो अब काम पहले ही हो चुका है, कंसिडरेशन जो ए को सर्विस मिलनी थी वो कंसिडरेशन उसको पहले ही मिल चुकी है, लेकिन बी पैसे कब देगा? बाद में देगा। तो जो एक कंसिडरेशन पहले ही आ चुकी है, यानी सर्विस पहले ही मिल चुकी है, तो पास्ट की कंसिडरेशन कहलाएगी। The English law does not recognize a past consideration. According to Anson, a past consideration is a mere sentiment of gratitude or honor prompting a return for benefits received. देखो, पास्ट कंसिडरेशन क्या है? एक तरह से ग्रेटिट्यूड है या फिर किसी का ऑनर है, जो रिटर्न, जो बेनिफिट उसने रिसीव किया है उसकी रिटर्न दे देगा। लेकिन रियल में कई बार ऐसे होते हैं, लोग सामान ले जाते हैं या सर्विस ले जाते हैं, लेकिन उसके पैसे चुकाने के लिए नहीं आते हैं। प्रेजेंट कंसिडरेशन, ए कंसिडरेशन टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग गिवन साइमल्टेनियसली। साथ साथ जो काम हो जाते हैं, भैया 50,000 रुपये लो, स्कूटर दो, ठीक है, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन। कैश सेल फॉर एग्जांपल इज द प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब कैश सेल करी है हमने, स्कूटर लिया है और पैसे दिए हैं। फ्यूचर कंसिडरेशन, व्हेन द कंसिडरेशन फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर इज टू पास सब्सिक्वेंट टू द एक्ट ऑफ द डूइंग और एब्स्ट्रिंग from doing something is called future consideration. For example, a promise to sell 100 quintal of rice from the coming crop as rupees 800 per quintal to B, and B promised to make a payment for the same within a week of its receipt. It is a case of future consideration. देखो, ए ने बोला 800 क्विंटल तेरे को गेहूँ दे दूंगा मेरी फसल होएगी, जब जो आने वाली फसल हो रही है, 100 क्विंटल दे दूंगा राइस तेरे को, जो भी है गेहूँ या राइस जो भी है, और 800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। बी बोला ठीक है, जैसे मेरे पास रिसीव होंगे तेरे राइस तो मैं तेरे को 1 हफ्ते के अंदर पैसे दे दूंगा। तो ये क्या है? फ्यूचर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन डिसाइड हो गई है कि 100 क्विंटल आने हैं, 800 रुपये के हिसाब से आने हैं, उसके पास राइस जाएंगे और उसके पास पैसे जाएंगे, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, रियल एंड सर्टेन। कंसिडरेशन लीगल भी हो सकता है, रियल हो सकता है और सर्टेन होगा, मतलब हो सकता है नहीं, सॉरी, होगा। कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, मतलब कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आप, जो हमारे इंडिया के अंदर कोई चीज़ बैन है और उसके लिए कंसिडरेशन अगर आप रेडी कर रहे हो तो वो अनलॉफुल हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। तो इलीगल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए और सर्टेन, निश्चित होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। A contract wherein the consideration is illegal, unreal or certain is void. अगर एक कंसिडरेशन इलीगल होती है, अनरियल होती है, अनसर्टेन होती है, तो वो void होगा, ठीक है, void हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। The parties to such contract cannot take the recourse of law to enforce their rights. For example, if A promised to pay 10,000 to B to beat up C, against whom A has a grudge. इन्हें प्रॉमिस किया है कि बी को 10,000 रुपये देगा कि तू सी को पीट दे जाके,
क्योंकि उसकी ग्रजेस, पर्सनल ग्रजेस चल रही है उसके साथ में. इट वुड बी इलीगल कंसिडरेशन फॉर बी टू एक्सेप्ट बिकॉज ही डज बीट अप सी एंड ए रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ही कैन नॉट टेक द रिकॉर्स ऑफ लॉ टू गेट. इसके लिए अगर वो मान लो ए उसको वो पीट देता है लेकिन ए उसको पीटने के पैसे नहीं देता, तो वो लॉ के पास नहीं जा सकता भाई कि भाई मेरे को उसने पैसे नहीं दिए, उसने बोला था. ठीक है, क्योंकि उसकी जो कंसिडरेशन थी वो इलीगल थी, अनरियल थी और अनसर्टेन थी. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो. एज सेड अर्लियर द कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न. कुछ मिलेगा रिटर्न में. द समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट नेसेसरली टू बी इक्वल टू समथिंग गिवन. जरूरी नहीं है कि जो चीज़ दी है उसकी सेम इक्वल मिलेगी. द लॉ प्रोवाइड दैट ए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन. सो लॉन्ग देयर इज अ कंसिडरेशन द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट्स बीइंग एडिक्वेट. लॉ ये नहीं बताता कि प्रॉपर एडिक्वेट होना चाहिए एज पर सेक्शन 25. बट अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ए कंसिडरेशन. लेकिन होनी चाहिए जरूर कंसिडरेशन. एडिक्वेट हो या ना हो जरूरी नहीं है. An agreement does not become a void because of the consideration not being adequate. जो एग्रीमेंट है वो void नहीं होगा कि भाई कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है आपकी तो भाई को जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको void बोल दो, उसको रद्द कर दो. नहीं. If A decide to sell his car valued at 1,00,000 for 10,000 to B, it is his free consent and agreed will be deemed to be contract. देखो ए ने सेल करने कार 1,00,000 रुपए की वैल्यू है लेकिन वो 10,000 रुपये की सेल कर रहा है, तो अब वो एडिक्वेट नहीं है कंसिडरेशन की. भाई कार की वैल्यू वैसे तो 1,00,000 है लेकिन 10,000 की बेच रहा है, एडिक्वेट नहीं है. लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. जरूरी नहीं कि वो एडिक्वेट वैल्यू के इक्वल ही होना चाहिए. ठीक है. अब आगे देखिए एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्शंस आ गए. देखो हमने यहाँ बोले हैं कि भाई बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट होंगे नहीं, लेकिन ये इसका एक्सेप्शंस है, कुछ हो सकते हैं. देखो फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट